पिछला दिन 3 न्यूमेरिकल दिया गया था बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। इसको डिस्कस हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। अभी आप हेडिंग शायद डाले हुए थे, कोई नहीं हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग है उप सह संयोजन संख्या, या इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसमें कुछ जगह ही आपको उलझा देगा। परिभाषा से ही आपको बहुत आसान लगेगा, वहां थोड़ा सा टफ है समझना। लिख ली हेडिंग, इसको आप एक एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉलिड स्टेट पर अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 10-20 बॉल है, और उस 10-20 बॉल को हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ऐसे। हम इस तरह से अरेंज करते हैं। अब हम बीच वाले किसी एक बॉल को चुनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इस बॉल को चुना। अब आप बताइए कि जिसमें कट मारा हुआ है वो बॉल कुल कितने बॉल के सन्निकट है, यानी सबसे नजदीक है? 4 बॉल के। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यही चारों है ना। यदि हम इस बॉल को देखें जो जिस पर अब हम दोबारा कट मारे हैं, ये वाला बॉल, ये बॉल कितना से सटा हुआ? 1 2 3 4। अब यकीन मानिए यदि आप इस तरह से अरेंज करेंगे और बीच वाले किसी भी बॉल को आप देखेंगे, तो हर बॉल 4 बॉल के संपर्क में होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। मोटा मोटी यदि इसको हम समझें, मतलब भड़वली एक ठेठ भाषा में, तो किसी भी अरेंजमेंट में एक पार्टिकल कुल जितने पार्टिकल से सटा हुआ होता है उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर एक कितने के संपर्क में था? 4 के संपर्क में। यदि हम अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर दें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बॉल इससे 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 सबसे 6 से सटा हुआ है? तो यहाँ पर अरेंजमेंट बदला तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ना बदल गया। तो यहाँ पर एक बॉल 6 बॉल के संपर्क में है। तो आप ये बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 था तब और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 था तब, इस दोनों कंडीशन में कौन जटिल संरचना है? 6 वाला। तो यहाँ से किसी भी सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने से हमें उस सॉलिड की जटिलता का पता चलता है, उसके इंटरनल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो यही है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप इसको डिफिनेशन के रूप में देखिए, एक लाइन का डिफिनेशन है। देखिए लिखा हुआ है किसी विशेष अवयवी कण के सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है सबसे नजदीक उपस्थित अन्य अवयवी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। मोटा मोटी ये नहीं कर सकते हैं कि जो एक दूसरे के साथ टच में हो, उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है एससी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये एससी के लिए 6 कैसे होता है, बीसीसी के लिए 8 कैसे होता है और एफसीसी के लिए 12 कैसे होता है। इस बात को समझने के लिए सब कुछ एक बार समझ लीजिए, बाद में फाइनली लिख लीजिएगा। इस चीज को समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को सामने रख के देखिए। मान लीजिए कि ये सारे के सारे बॉल्स समान हैं, ये हरा और भूरा मत समझो, सब समझो एक टाइप का है। और मान लो कि ये आयरन का बॉल है, आयरन एटम मान लीजिए है, ये छोटा
हाँ लोहा का है, ये छोटा करके दिखाया गया है, बीच में ये बॉन्ड वगैरह दिखेगा नहीं, चूंकि ये स्केलेटन है तो दिखाना तो पड़ेगा। अब बताइए कि यहाँ पर ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, चार अंदर से और चार ऊपर से है ना क्यूब। और हर जगह बॉल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर। तो बताइए क्या इसको हम सिंपल क्यूब कह सकते हैं या नहीं। तो यह एक सिंपल क्यूब है। तो ये जो बॉल आप देख रहे हैं, ये जो क्यूब आप देख रहे हैं, ये इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाएगी, सिंपल क्यूब। क्लियर है ये। अब देखिए ये वाला ऊपर वाला सब बॉल आपको नहीं लगता कि सरफेस वाला बॉल है। आप ऐसे बॉल को ढूंढिए जो बीच में हो, तो जिसके अगल मतलब जो सरफेस वाला बॉल नहीं हो, जो अंदर वाला बॉल हो। पहले आप ये बताइए कि किसी सॉलिड में इतने को स्ट्रक्चर रहेगा कि बहुत सारा स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत सारा रहेगा। तो आप बीच वाले किसी बॉल को पकड़िए, इस पेन के नीब पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डायरेक्शन देगा उसको आप चेक कीजिएगा। हम इस बॉल की बात कर रहे हैं, बीच वाले बॉल की, ठीक है। अब इस बॉल को देखकर हम चाहते हैं कि हम ढूंढें कि जो सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक देखिए, इस बॉल के नजदीक ये वाला बॉल है, 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 इस बॉल के नजदीक पीछे वाला ये वाला बॉल है, इस बॉल के नजदीक ऊपर वाला बॉल है, इस बॉल के नजदीक नीचे वाला बॉल है। इस 6 बॉल के अलावा 7वां बॉल इसी दूरी पर आप थोड़ा ढूंढ के बताइए तो है कोई। इसीलिए एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। समझ में आया कि 6 कैसे हुआ। अब देखिए यदि हम इस बॉल से, देखिएगा ध्यान से, इस बॉल से यदि हम इस बॉल की दूरी देखें तो ये तो डायगोनल हो गया ना जी। ये भुजा यदि ए है तो ये डायगोनल तो √2a हो जाएगा। ये तो बढ़ गया ना, तो फिर वो सन्निकट कहाँ हुआ, फिर तो वो दूर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 2 जरूरी कंडीशन है, एक तो समान दूरी पर होना चाहिए बॉल, और दूसरा नजदीक होना चाहिए, सबसे नजदीक। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस बॉल से समान दूरी पर टोटल 6 गो बॉल है, और 6 बॉल आपस में एक दूसरे के नहीं, मतलब जो रेफरेंस एटम माने हैं उससे समान दूरी पर है। क्लियर है ये। पहले उतारिए दे इतना। डेफिनेशन उतारिए और नीचे लिखिए फॉर एस सी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ये दोनों भी लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। पीछे वाला पर्दा से हटा लो तो वो बढ़िया से खींचिए दोनों पर्दा को, 2 पर्दा है, दोनों को खींचिए इधर। अरे बोल रहा है। फ्रंट नंबर स्विच ऑफ करो तो वहां से ऊपर से। सिंपल क्यूब के लिए आप समझ चुके हैं कि ये संख्या होती है कितनी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब समझिए बीसीसी के लिए। बीसीसी को समझने के लिए पहले इस संरचना को कैसा बनाना पड़ेगा, बीसीसी। अभी ये क्या है, एससी। इधर देखिए तो सब लोग, बीसीसी बनाएंगे तो हर एक क्यूब के बीच में यहां पर एक बॉल डालेंगे, एक बॉल यहां डालेंगे, फिर एक बॉल इस बीच में आएगा, आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। इस सब के भी सेंटर में ना बॉल आएगा, सब के सेंटर में बॉल आएगा। अब मान लीजिए कि सेंटर वाले एटम को हम रेफरेंस एटम मान लें, इस बीच को,
तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस सेंटर वाले के ऊपर चारों बॉल और नीचे चारों बॉल एक दूसरे के टच में होगा, हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में 4 बॉल ऊपर और 4 बॉल नीचे, तो बताइए कुल कितना बॉल से सट गया? 8 बॉल से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। क्या हुआ? नहीं नहीं, आपको लगता है कि ये साइड है, ये बाद में ये भी सेंटर बन जाएगा। देखिए कैसे। देखिए ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको सिंपल क्यूब नजर आ रहा है ना? अब आप क्या कीजिए कि इसके इसके बीच में बॉल डाल दीजिए। बीच में बॉल डाल के थोड़ा सुनिएगा, जो जो कहते हैं उसको सोचिएगा, क्वेश्चन पूछने वाले लोग। इस सेंटर से इस सेंटर को मिला दीजिए, इस सेंटर से इस सेंटर को मिला दीजिए। बताइए फिर से एक नीचे में स्क्वायर बनेगा कि नहीं बीचों बीच? यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर एक सेंटर, उसको मिला दीजिए, फिर एक क्यूब बनेगा कि नहीं? और आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बॉल उसके बीच में भाग जाएगा? तो बॉडी सेंटर्ड में किसी भी बॉल को लीजिएगा तो वो आपको 8 बॉल के टच में आएगा, और इस हिसाब से बॉडी के सेंटर में टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 8। क्लियर है ये? तो सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब हम समझते हैं किसके लिए? एफसीसी के लिए। एक और बात, अभी आप सिंपल क्यूबिक के लिए कितना देखे थे? 6 ना? यदि इस सारे बॉल को बड़ा कर दिया जाए तो बताइए इस बॉल के संपर्क में कुल कितना बॉल आ जाएगा? इस सारे बॉल को अपने वास्तविक स्थिति में ला दिया जाए, बड़ा बड़ा कर दिया जाए, और एक दूसरे के टच में जो टच कर सकता है किया जाए, तो इस बॉल के टच में कितना बॉल आएगा? 6 बॉल आएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस बॉल से कौन कौन बॉल सटेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो टोटल 6 हुआ। उसी प्रकार बॉडी सेंटर में सबको बड़ा कर दिया जाए तो बॉडी के बीचों बीच वाला 4 गो ऊपर वाले से और 4 गो नीचे वाले से सट जाएगा। क्लियर है ये? समझ में आया और दूसरे तरीके से समझाया? क्लियर है सबको? अब समझिए एफसीसी, क्योंकि दूसरे तरीके से फिर स्माइली वॉल ला के समझाना पड़ेगा। कथा सब बैठा हुआ है। देखिए यहाँ ये सिंपल क्यूब है ना जी, आप इस एटम को रिफरेंस एटम मान लो, इसको। इसके नजदीक में देखो कौन कौन है। एक बॉल ये नजदीक में दिख रहा है, सटा हुआ दिख रहा है। एक बॉल ये सटा हुआ दिख रहा है। अभी कितना दिखा? 2। एक बॉल देखो ऊपर दिख रहा है। अब बताओ इधर जब क्यूब बनाओगे तो इसके ठीक नजदीक इधर भी एक बॉल यहाँ होगा, इधर भी एक क्यूब बनाओगे तो इधर भी एक बॉल होगा, और नीचे एक क्यूब बनाओगे तो नीचे भी एक बॉल होगा। टोटल कितना बॉल इसके संपर्क में है? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बॉडी सेंटर्ड की यदि हम बात करें तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीच में जो बॉल है 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे से सटा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। अब आ जाइए फेस सेंटर में। फेस सेंटर में आपको इसी पर समझना पड़ेगा, बाद में ये समझना सबसे टफ होता है। फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। देखिए कैसे। यदि हम इस स्ट्रक्चर को फेस सेंटर्ड बनाएं तो हमको इसमें परिवर्तन क्या करना पड़ेगा, आप उस पर देखिए। ये जो फलक है, इस फलक के बीचों बीच यहाँ पर एक बॉल डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा। इसी तरह से सब फलक के बीचों बीच में डालना पड़ेगा। ऊपर पर यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, फिर अंदर में यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, फिर बगल में इधर डालना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा, इधर हर जगह डालना पड़ेगा। यह एक जटिल संरचना है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको बढ़िया से समझ में ना आए एक बार में, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में एक बार में ही आ जाएगा। अब किसी भी फेस के सेंटर को उठा लो, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो फेस है, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल और ये बॉल। बताइए ये जो सतह बन रहा है, ये जो फेस बन रहा है, इसके बीच में एक बॉल होगा ना जी? तो बताओ तो इस बॉल के सबसे नजदीक कौन बॉल तुमको दिख रहा है अभी वास्तव में? तो इस कॉर्नर पर है। ये वाला बॉल एक, ये वाला बॉल दूसरा, ये वाला बॉल तीसरा और ये वाला बॉल चौथा। 4 गो तो दिख गया। अभी और बचा हुआ है कितना? 8, जो एकदम इसी डिस्टेंस पर है, और आपको खोजना है कि वो बॉल कहाँ है। देखिए वो बॉल कहाँ है? इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी एग्जैक्ट वही होगी जो इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी होगी, क्योंकि किसी भी घन में ऐसा ही होता है यदि आप ज्योमेट्री पढ़े हो तो। इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी समान होगी, जो ये होगा वही होगा।
इस सेंटर से नीचे वाले का दूरी समान होगा, इस सेंटर से बगल वाले का दूरी समान होगा, लेकिन इस सेंटर से ये वाला दूरी समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेंटर से केवल उसी के फेस के सेंटर का दूरी समान होगा जो इसका कॉमन साइड है। जैसे देखो, हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं ना, देखिएगा इस नींव को, देखिएगा नींव से समझ में आएगा। हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये वाला जो फेस है, बताओ ये वाला फेस का ये वाला भुजा, इसका इसका भी भुजा है कि नहीं? तो उसका बराबर होगा। इसी तरह से ये भी इसको एडजस्ट करने में होता है हाथ से। इसी तरह से यदि हम इस फेस को देखें, ये वाला देखिए, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये जो दिख रहा है, अब बताइए कि इस बीच से ये जो अंदर वाला फेस है इसका ये वाला भुजा और ये वाला जो फेस है इसका ये वाला भुजा आपस में बराबर है कि नहीं? इस दोनों का सेंटर देखिए, उंगली वाला, उंगली का पॉइंट और पेन का पॉइंट, ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होगी, बशर्ते कि ये क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। तब इसी स्थिति में नीचे वाला और बगल वाला, 4 इधर मिलेगा और 4 इधर मिलेगा। फिर से देखिए कैसे कैसे देखें, इस सेंटर से ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना 4 हुआ। इस सेंटर से ऊपर वाला सेंटर, नीचे वाला सेंटर, सामने वाला सेंटर और पीछे वाला सेंटर 4 हुआ। और इस सेंटर से इधर वाला सेंटर, इधर वाला सेंटर, नीचे वाला सेंटर और इधर वाला सेंटर कितना हुआ? 4। इस तरह से 4 इधर, 4 इधर और 4 बीच में, कितना हुआ? 8 अगल बगल से और 4 बीच से, कॉर्नर से, तो कितना हो गया? 12। यदि आप इस पर 12 समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनको समझाने का एक और तरीका है, आप उससे समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन रहेंगे उनको हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी परेशानी हो, तो परेशान नहीं होना है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया सीधे याद रखिए, एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखिए एफसीसी को फिर से हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं वह एक क्यूब है और आप पूरे सॉलिड सिस्टम में बैठे हुए हैं। सॉलिड सिस्टम में बैठे हुए तो क्या लगता है कि यहाँ केवल एक ही क्यूब होगा? ढेर सारा क्यूब होगा। यहाँ क्यूब है, इसके बगल में क्यूब होगा, पीछे में क्यूब होगा, उधर क्यूब होगा, ऊपर क्यूब होगा, हर जगह क्यूब होगा। फिर से सुनिए, यह एक क्यूब है, इसके ठीक बगल में एक क्यूब है, इसके पीछे एक क्यूब है, एक कोना में क्यूब है, और इसी तरीके से चारों क्यूब के ऊपर पर भी एक एक क्यूब है। अब हम एक बॉल को खोजते हैं जो सेंटर पर है। सेंटर में मान लीजिए उस दीवार के सेंटर में बॉल है जहां पर वो स्विच वगैरह लगा हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए, वहां पर बॉल लगा हुआ है। बताइए उस सेंटर से उस कोना का दूरी, ऊपर वाले हमको भी देखिए वहां भी देखिए, उस बोर्ड से उस कोना का दूरी, उस बोर्ड से नीचे वाले कोना का दूरी, फिर उस बोर्ड से ऊपर वाले कोना का दूरी और नीचे वाले कोने का दूरी, सब आपस में बराबर होगा कि नहीं? और सारे कॉर्नर पर बॉल होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वहां से दिखा। अब देखो, उस बॉल, उस सेंटर से इस सेंटर का दूरी, उस बॉल वहां मतलब बोर्ड से नीचे वाले का सेंटर का दूरी, उस बोर्ड से ऊपर वाले सेंटर का दूरी और उससे पीछे वाले सेंटर का दूरी, ये सब एग्जैक्ट वही होगा जो यहां से वहां तक का दूरी होगा, यदि ये क्यूब है तब। हालांकि ये क्यूब के आकार में नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ये लंबाई अलग है और ऊंचाई अलग है। इसी तरीके से 4 बॉल इधर हुआ, 4 बॉल उधर सामने वाले क्यूब में चले जाइए, उस सेंटर से सामने वाले दीवार का जो छत होगा उसका सेंटर, फर्श जो होगा उसका सेंटर, रोड साइड जो दीवार होगा उसका सेंटर और पीछे जो दीवार होगा उसका सेंटर, सब आपस में बराबर होगा कि नहीं? इस तरह से 4 उधर मिला, 4 इधर, 4 उधर और 4 उसी के कॉर्नर में, तो कितना हो गया? 12। अब जो समझे ठीक है, नहीं समझे तो बहुत बड़ा बात नहीं है। याद रखिए सिंपल क्यूबी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आप नंबर नहीं देंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके लिखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि नंबर हम सिर्फ उस क्वेश्चन में दे रहे हैं जिस क्वेश्चन में, लाइए इधर, जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन एआई ट्रिपल ई में पूछा था। अब एआई ट्रिपल ई का पेपर नहीं होता है, इसी पेपर को हम लोग आईआईटी मेंस कहते हैं, मतलब ये आईआईटी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, यह बात आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, क्वेश्चन हल्का है। क्वेश्चन कहता है कि सोडियम तथा मैग्नीशियम क्रमशः बीसीसी तथा एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। एकक कोष्टिका में सोडियम तथा मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी? पता है इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2 और 4। कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि इसका जवाब 9 और 14 भी हो सकता है। देखिए, बीसीसी में भाग लेने वाले परमाणु 14 होते हैं और एफसीसी में भाग लेने वाले बीसीसी में भाग लेने वाले परमाणु 9 होते हैं और एफसीसी में भाग लेने वाले परमाणु 14 होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये नहीं किया है कि भाग लेने वाले परमाणु कितने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, एकक कोष्टिका में परमाणु कितना होगा, मतलब एकक कोष्टिका के अंदर परमाणु कितना होगा, आपसे ये ना पूछ रहा है। इसका मतलब आपसे प्रभावी परमाणु पूछ रहा है। और बीसीसी के लिए प्रभावी परमाणु 2 होता है और एफसीसी के लिए प्रभावी परमाणु 4 होता है। सुनेंगे, क्वेश्चन में यदि स्पष्ट कर दिया कि बीसीसी और एफसीसी के लिए प्रभावी परमाणु कितना होगा तो हम ये आंसर दे देंगे आराम से, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। यदि कह दिया कि भाग लेने वाले परमाणु कितने होते हैं तो फिर 9 और 14 कर देंगे, ये हुआ। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि एकक कोष्टिका के अंदर प्रभावी परमाणु पूछ रहा है या भाग लेने वाले परमाणु पूछ रहे हैं, तो आप हमेशा प्रभावी परमाणु को आंसर के रूप में लिखेंगे। और यही क्वेश्चन यहाँ है। क्या यहाँ पर प्रभावी वर्ड लिखा है? क्या भाग लेने वाले परमाणु लिखा है? यहाँ पर सिर्फ कह दिया कि बीसीसी में और एफसीसी में होता है। बताइए एकक कोष्टिका, ध्यान दीजिए, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या क्या होगी? तो एकक कोष्टिका तो अंदर वाला भाग न हुआ। क्या सारा का सारा बॉल अंदर रहता है वो 14 को जो भाग लेता है? इसका सही जवाब होगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक धातु एफसीसी संरचना का निर्माण करता है तो एक एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन क्या होगा? ये 2002 में पूछा था और ये वो ऊपर वाला 2005 में पूछा था। लेकिन वहां हिंट में ये लिखा हुआ नहीं था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि 12th पास बच्चा जो है उसको पता होना चाहिए कि एक गोला का आयतन क्या होता है। हम बस लिख दिए हैं ताकि आपसे क्वेश्चन बन सके। क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन है कि एक धातु एफसीसी संरचना का निर्माण करता है, यानी एक कोष्टिका कैसी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्वेश्चन कहता है कि तो एक एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन क्या होगा? आप बताइए कि एक एफसीसी में कुल परमाणु कितना होता है? 4। तो निश्चित है कि 4 परमाणुओं के आयतन के बराबर आयतन होगा, हाँ या ना? परमाणु स्फेयर होता है और गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यू। तो एक का आयतन होगा 4/3 πr क्यू, तो 4 का आयतन 4 गुना 4/3 πr क्यू। 4 × 4 = 16/3 हो जाएगा, ये 16/3 πr क्यू। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। तो बी नंबर में चेक मार दीजिए। और इसके बाद अगला हेडिंग डालिए, निविड संकुलित संरचनाएं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। निविड का मतलब होता है बंद, संकुलित का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सटा हुआ, और संरचना का मतलब आप समझ ही रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित हम बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप कि हम इस तरह का
एक आध हजार स्माइली बॉल आपको देते हैं इस तरह का, देखिएगा ध्यान से। हम मान लेते हैं कि इस तरह का कितना बॉल दिया आपको, एक आध हजार, और आपको हमने कहा इस एक आध हजार बॉल को आप अरेंज कीजिए इस तरह से ताकि वो एक बंद श्रृंखला का निर्माण करे, बंद अरेंजमेंट आपको करना है। अब बताओ कोई आदमी एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया, बताइए क्या ये बंद बंद अरेंजमेंट, क्या ये क्लोज अरेंजमेंट है क्या? ये तो ओपन हो गया, देखो इधर जगह खाली है, जगह खाली है। तो इसको जब आप बंद कीजिएगा, मतलब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने का टोटल 3 ऑप्शन आपको मिलता है। कैसे कैसे वो समझो। आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं वन डायमेंशन में जिसमें सिर्फ लंबाई होगा, एक अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई सब हो, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, यानी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं इन 2 डायमेंशन, और एक अरेंजमेंट कर सकते हैं इन 3 डायमेंशन। अच्छा ये बताइए किसी भी ठोस में कोई ठोस क्या वन डायमेंशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई ऐसा ठोस होगा जिसमें खाली लंबाई ये हो? अरे एक गेंद को लगातार सटा, एक एटम, ऐसे समझिए आप, आयरन का हम एक एटम लिए, दूसरा लिए, तीसरा लिए, चौथा लिए, क्या इस तरह से काली स्थान तक चला जाएंगे तो एक ठोस बन जाएगा? एटम तो दिखेगा भी नहीं। तो यह एक हाइपोथेटिकल बात है, वन डायमेंशन में अरेंजमेंट सॉलिड में कभी भी पॉसिबल नहीं है। वन डायमेंशन तो छोड़िए, 2 डायमेंशन में भी पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है? ये 1 डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशन आप कीजिएगा तो बताइए इसी तरह का अरेंजमेंट कीजिएगा, बताइए इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लेकिन ध्यान दीजिए लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन केवल एक ही लेयर बनाया, क्या एक के लेयर रहता है ठोस में? एक छोटा सा टुकड़ा लोहा का लीजिएगा तो उसमें अरबों लेयर रहता है। यहाँ एक लेयर आपको आर पार दिख जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वहां लेयर भी है। तो किसी सॉलिड को बनाने के लिए आपको हमेशा 3 डायमेंशन पर वर्क करना पड़ता है, लेकिन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एक हाइपोथेटिकल टर्म है, इसको समझे बिना 3 डायमेंशन को हम समझ नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए हम इस संरचना को, मतलब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को, निविड संकुलित संरचना को 3 डिफरेंट टर्म में पढ़ेंगे। पहला है क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, फिर होगा क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और तीसरा होगा क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन को देखिए, ये कैसा है। इसमें क्या करना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बस इस तरह से स्फीयर बनाते हुए आप चलिए। अब बताइए 1 डायमेंशन में आप क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, लगातार बॉल को आप जोड़ते चले जाइएगा। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में बीच वाला कोई एक बॉल कंज्यूम करो आप, इस बॉल को जैसे हम मान लेते हैं, बताइए तो इसके आजू बाजू में कितना सट रहा है बॉल, तो निश्चित है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 1 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर के तौर पर अरेंज किया जाए तो बताइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। अब किसी के दिमाग में आ जाएगा कि सर ये तो इक्के को बॉल के संपर्क में आया, इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब आप किसी सॉलिड सिस्टम पर काम करते हैं तो आप अंदर के पार्टिकल पर गौर कीजिए, सरफेस के पार्टिकल पर नहीं, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल का नेचर अलग होता है और अंदर वाले पार्टिकल का नेचर अलग होता है, और मैक्सिमम एटम अंदर में रहता है ना कि सरफेस पर। और यदि आप सरफेस वाले पर काम करना चाहते हैं तो वो काम अभी हम लोग नहीं करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का 5वां यूनिट है, चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हम उस पर काम करेंगे। क्लियर है ये? तो जल्दी से आप 1 नंबर हेडिंग डालिए, एक फीमा में निविड संकुलन, और इस फोटो को बनाइए फटाफट। एक वीमा में निविड संकुलन, इंग्लिश में जरूर लिखिए, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब आप कहेंगे सर इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ये लिखने वाला बात नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला बात है। ये आपका मेन हेडिंग है, ये मेन टॉपिक है, और ये आपका सब टॉपिक है, मतलब उस टॉपिक के अंदर आने वाला ये टॉपिक है। या सिर्फ हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदी में लिखिए। हाँ क्लोज नहीं है क्या? ये जब एक दूसरे के टच में आ गया तो क्लोज नहीं है क्या? आप यहां से इधर आ पाएंगे बिना आर पार किए हुए, तो ये क्लोज हुआ। ये ओपन तब होता जब पूरा का पूरा अलग अलग रहता, हर हर एटम अलग अलग रहता। ठीक है।
और हम पहले आपको बोल रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल टर्म है, तो इस पर आप दिमाग बेकारे लगा रहे हैं। क्या इसको आप ओपन कहना चाहते हैं? किस हिसाब से? हमको यहाँ से पार होना है, क्या ये ओपन है? यहाँ पार कर पाएंगे? बोलिए, तो कैसे है ओपन? कुछ जगह ओपन है लेकिन हर जगह ओपन नहीं है। बने क्या? क्या लिखेंगे दूसरा? आप यहाँ लिखे हैं ना, एक विमा में निविड़ संकुलन, अब लिखेंगे दो विमा में या द्विविमीय आप इसको कह सकते हैं। लिखिए, द्विविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सुनो, जिस एटम को तुम रिफरेंस मानते हो, जहां पर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हो, जैसे पीछे वाला केस में कुछ ऐसा देखे थे ना आपकी एक, देखो इधर, जैसे इसको हम रिफरेंस एटम माने थे, तो इसको क्या करो, पूरा का पूरा रंग दो ताकि समझ में आ जाए कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ है। समझे हम क्या बोले? सो आगे बढ़े। द्विविमा में निविड़ संकुलन, जानिए द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है ये दो टाइप का, सब बॉल को मत रंगिए, किसी एक बॉल को रंगिए जिसके दोनों तरफ आप बॉल को दिखाना चाहते हैं कि क्या गो बॉल उसमें सटा हुआ है। सब बॉल को रंगिएगा, बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो कट का चिन्ह मार दीजिए ताकि पता चले कि आप रेफरेंस एटम किसको मान रहे हैं, किस किस बॉल से सटे हुए बॉल को आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े क्या इसमें? सुनिए, अब द्विविमा में निविड़ संकुलन दो तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और एक को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वर्ग निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन, ये दो आगे नाम आएगा। और ये नाम अरे आएगा क्या? द्विविमा में निविड़ संकुलन दो तरह का होता है, एक होता है वर्ग निविड़ और एक होता है षटकोणीय निविड़। अब पहले ये कैसे होता है ये समझिए, ये हेडिंग पड़ गया है आपका, पहले लिखो तो ये दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है या ये दो प्रकार के होते हैं, लिखिए यह दो प्रकार का होता है। ए नंबर में लिखिए वर्ग निविड़ संकुलन, इंग्लिश में भी जरूर लिखिएगा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, यहां पर के छूट गया है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में एस सी पी, एस से स्क्वायर, सी से क्लोज, पी से पैकिंग। और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो है एच सी पी, षटकोणीय निविड़ संकुलन। दोनों नाम लिखिए, ए नंबर भी और बी नंबर भी। बस यहाँ तक लिखिए ना, उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे, आप पहले ऊपर कीजिए, ऊपर वाला काम कर लीजिए। क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन जाएंगे तो इसका अरेंजमेंट दो तरह से होता है। देखिए दो तरह से कैसे होता है। पहले तो अब अरेंजमेंट हम ऐसा करेंगे जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। तो देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट हम ऐसा कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक अरेंजमेंट हम ऐसा कर सकते हैं और एक दूसरा अरेंजमेंट हम ऐसा कर सकते हैं। पहले आप हमको ये समझाइए कि बेसिकली क्या अंतर है दोनों अरेंजमेंट में। यहां पर बॉल के ऊपर बॉल है और यहां पर दो बॉल के बीच का जो गैप बन रहा है उसमें ना बॉल है। अब आप इसको इस फिगर पर देखिए, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। यहां पर बॉल के ऊपर बॉल है,
यहाँ पर 2 बॉल के बीच में बॉल है। यहाँ पर आप देखिए कि जब हम 3 बॉल को एक साथ करके टच करते हैं, मिलाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ वर्ग का निर्माण हो रहा है? लेकिन यहाँ पर हम उस तरह से मिलाएंगे तो बताइए कभी भी वर्ग बनेगा? यहाँ पर षटकोण बन जाता है। इसको बोला जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको बोला जाता है SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि यहाँ पर बॉल को मिलाने से स्क्वायर बनता है और यहाँ पर बॉल के सेंटर को मिलाने से हेक्सागन बनता है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें किसी एक एटम को, जो बीच वाला एटम है, किसी एक एटम को पकड़ लीजिए। जैसे इस एटम को हमने पकड़ा, ये 1, 2, 3 और 4 बॉल से सटा हुआ था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब यहाँ किसी बॉल को पकड़िए, जैसे इसको हमने पकड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉल से सटा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशन में HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, HCP, और SCP इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यहां पर आगे क्वेश्चन में आप फंसिएगा, 3 डायमेंशन में भी HCP होता है और 2 डायमेंशन में भी HCP होता है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एग्जाम में कई बार पूछा है कि HCP संरचना का उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होता है? ऑप्शन में लिख देगा 6, 12, 8, नन ऑफ दिस। क्या सही आंसर होगा? गलत है आंसर। HCP संरचना में सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। क्यों होता है 12? क्योंकि जब भी आपसे HCP संरचना पूछेगा तो आपसे किसी ठोस के बारे में पूछेगा, और कोई भी ठोस 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में नहीं होता है, वो होता है 3 डायमेंशन में। लेकिन आप कहिएगा कि सर यहाँ तो आप 6 लिखा है, तो 2 डायमेंशन में 6 होता है, लेकिन ये कोई वास्तविक ठोस ऐसा होता नहीं है। आपसे जब भी पूछेगा तो एग्जाम में पूछेगा 3 डायमेंशन के बारे में, और 3 डायमेंशन वाला अभी आप पढ़े नहीं है, अभी तो आप दो ही पढ़े हैं। और यदि मान लीजिए क्वेश्चन में यह स्पष्ट कर दिया कि HCP इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तब कहेंगे 6। और HCP इन 3 डायमेंशन, तो फिर वो आगे आगे का बात है, उसको हम आगे देखेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? तो A नंबर में SCP और B नंबर में HCP लगा के ये फिगर बना दीजिए। अच्छा एक चीज देखिए, तो यहाँ एक और चीज, इस बॉल को देखिए तो कितना बॉल संपर्क में है? ये 4, ऊपर, बगल में, इधर, नीचे। इस बॉल को देखिए तो इस बॉल को कितना बॉल के संपर्क में है? ये भी 6 बॉल के संपर्क में। किसी भी बीच वाले बॉल को देखिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, वहां भी किसी भी बॉल को देखिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। क्या? क्लोज्ड पैकिंग में टी से बनाएगा, टी एक ओपन से बन जाता है जी। बहुत लेकिन क्वेश्चन तुम लोग के मन में उठता है नहीं रे? तुम लोग हिंदी मीडियम में करता क्या है? निट्ठा बकलोल है, ढोलक। तुम्हारे लेवल पर काम करने लगे ना तो इस सबको बहुत परेशानी होने लगेगा। ऐसा ही ये मुंह देखते रहता है, क्या बोल दिए, SCP, HCP। हम ये जानते हैं कि ये बात आज तक आप नहीं सुने होंगे, लेकिन यदि चीजों को समझ के आप सुन रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फोटो में बॉल को आप ना बहुत छोटा दिखाइए ना बहुत बड़ा दिखाइए। देखिए कुछ इस तरह से बनाइए, इस रेंज में बनाइएगा ना तो बनेगा ढंग से। और ज्यादा बॉल भी मत दिखाइए, देखिए बस 9 गो बॉल दिखाइए इस तरह से। यहां से इसको मिलाइए, बताइए वर्ग बना। और ये टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना हो गया? 6। बीच वाले बॉल को आप यहां पर हो सके तो रंग दीजिए। हाँ सॉरी, 4। तो हम रंगनेर का व्यवस्था किए हुए हैं, अब अपना कर लीजिए। समझ में आया कि कैसे बनाना है? उसमें भी ज्यादा मत दिखाइए, कम ही दिखाइए। इतना दिखाइए कि ये हेक्सागन बन जाए बस। अरे देख ले क्या की सोती पकड़ ली है। एक बार ये बनाए, फिर यही बना दी। अब उसमें षटकोण बनाने का प्रयास कर, ये बन ही नहीं रहा है, उसमें स्क्वायर बन जाता है। कई बार प्रयास की लेकिन षटकोण नहीं बना, वर्ग बन जाता है। अरे चलो सही करो उसको।
अब देखो क्या की है, एक से एक कलाकार है। अब देखो ये क्या की है, ऊपर पर बना दी ऐसा, देखो नहीं इधर, यहां से शुरू की ऐसा। अब इसमें थोड़ी देर के बाद कहेगी सर अब हम यहां भी दिखाएंगे। इनने हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, इनने ऊपर वर भी 4 दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6। थोड़ी देर के बाद तुम सब जो दो चार वो पूछेगा कि सर ऐसा हो नहीं सकता है क्या? कथा में क्वेश्चन तो बहुत ना आता। तो अरेंजमेंट कोई एक होगा, या तो एससी, सॉरी एससीपी या फिर एचसीपी। सुधरिए प्रभु। हाँ ये, हाँ कहाँ पर ये? अरे बुर्बक, ये और लेयर, ये दुएगो में जाएगा क्या? और लेयर नहीं जाएगा नीचे? हाँ तो क्या, यहाँ पे हटा दिए। हाँ अच्छा, इस तरह से इसको टच कर लें। बकलोल वाला क्वेश्चन करते हो यार। इस सरफेस पकड़ रहा है सो नहीं समझ में आता है। आप इनडायरेक्ट हम की ना बात करते हैं, तो ये सरफेस ना पकड़ रहा है। सरफेस में कौन चीज? ये पॉसिबल है लेकिन ये सरफेस हो गया ना जी। सुनो इधर, पॉसिबल है लेकिन ये सरफेस हो गया ना, तो सरफेस के लिए हम वो बात नहीं कर सकते हैं ना। आपको आपको हम बार बार क्या कर रहे हैं कि आप इंटायर एटम को पकड़िए। आप ये सब में अपना दिमाग नहीं लगाते हो, खाली सामने से ढाई लेते रहते हो, पूछते रहते हो। अरे वो क्या लिखा हुआ? सुनिएगा, अब इधर इधर ध्यान दीजिए। अब 3 डायमेंशन में जब हम जाएंगे तब क्या होगा वो सुनो, अभी दोनों समझ न गया। अब देखो उससे तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर इधर देखिए, एक लेयर हम ये बनाए, इसी के जैसा एक और लेयर बनाओ, इसी के जैसा और लेयर बनाओ, मान लो 1,000,000,000 लेयर बना दिए। अब बताओ, एक लेयर पर दूसरा लेयर डालेंगे, तीसरा डालेंगे, चौथा डालेंगे, लंबाई चौड़ाई तो इसमें है ही, अब इसमें ऊंचाई भी ना आने लगेगा। बताइए वो 3 डायमेंशन हुआ कि नहीं? इसी प्रकार इसका लेयर बना के फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर डालेंगे तो लेयर बाय लेयर बनेगा। तो बताइए सॉलिड आगे बढ़ने लगेगा कि नहीं? वो भी 3 डायमेंशन होगा। लेकिन लेयर बाय लेयर डालना और उस लेयर को समझना कतई आसान नहीं है। उसको आप जब कुछ वीडियो पर देखिएगा तब आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि हम कहना आपको क्या चाह रहे थे। लेकिन वो सब आज नहीं करेंगे, वो सब हम कल करेंगे। रुकिए रुकिए, उसको हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन जो दिए थे बना रहे हैं आप? उसको तो खैर बनाएंगे, आज कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले, आज कुछ और काम है आपका जो ऑनलाइन वाले नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑफलाइन वाले कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बंद कर रहे हैं।